निरहुआ ने उस बैरियर को तोड़ दिया, उस बैरियर को तोड़ा, उस बैरियर को हम तोड़ने जा रहे हैं। और इंशाल्लाह यहाँ हरा झंडा जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का आपको हर घर पे लहराता हुआ नजर आएगा। भाई मैं खुलेआम कहता हूँ, अखिलेश यादव और उनका परिवार आजमगढ़ की सीट को अपने बाप की जागीर समझ रहे हैं। अगर आप ये बोल दें कि मोदी जी सच्चे हैं, पूरी पब्लिक हंस देती है। आप एक बार बोल के देखिए, नहीं हंसेगी तो फिर किस इंसान का आप बताइए किस इंसान को हम तो कह रहे हैं मोदी जी सच्चे हैं भाई। अरे हम तो कह रहे हैं मोदी जी सच्चे हैं, हम तो कह रहे हैं, सुनिए, हम तो कह रहे हैं मोदी जी सच्चे हैं। बुलडोजर किसके? बुलडोजर तो माफिया पे चल रहा है ना। बुलडोजर के लिए मोहम्मद अहमद होना बहुत जरूरी है, और किसी के लिए बुलडोजर नहीं चलता। जी का नंबर 4 पे नहीं चल रहा है, किसी के पे नहीं चलता भाई साहब। अतीक अहमद को पुलिस कस्टडी में मार दिया जाता है ना? अतीक अहमद को पुलिस कस्टडी में मार नहीं सुनिए, ये आंकड़ा आपका आ गया कि अगर मोहम्मद रहेगा तभी उसके ऊपर बुलडोजर चलेगा, ये तो गलत बात है। नहीं, आप बता दीजिए, बता दीजिए। विकास दुबे क्या था? विकास दुबे बरामद था। अगर सारा फैसला बुलडोजर करेगा फिर अदालतों में ताला लगा देना चाहिए। तो शर्म तो इनको आनी चाहिए कि हम अपने प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री कहने को तैयार नहीं है। जिस देश में रहते हैं उस देश के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री मानना पड़ेगा और अपनी शर्म हया को छोड़ कर रोड पे आना पड़ेगा, अपनी बात को कहना पड़ेगा। आज मुसलमानों का कोई नेता नहीं है। अगर ओवैसी साहब कहीं एक बार बात उठा देते हैं तो उन्हीं को ओवैसी साहब करके करते हैं। उनका हमारी पार्टी भी सम्मान करती है। और जितने भी यहाँ दलाल घूम रहे हैं, जैसे जमाजी जी ने आज सपा का दामन थाम लिया, मुबारकपुर को बोर के रख दिया। विश्वविद्यालय बन रहा है निरहू जी के आने से। कहाँ है जनाब, कहाँ है जनाब, कहाँ है आप? विश्वविद्यालय नहीं, विश्वविद्यालय जो है 2016 में ही मोदी जी के कार्यकाल से नहीं, खुद से दिनेश लाल यादव 2 साल में कोई काम नहीं किया। कौन है? कोई बिल्कुल ये कौन है? दिनेश लाल यादव नहीं जान रहे हैं। नहीं, और बताइए कुछ। निरहुआ जी को जानता। हाँ, निरहुआ को जानता हूँ। निरहुआ का क्या चीज पसंद आता है? 2 साल में क्या कुछ काम किए? देखिए मैं तो डांस अच्छा लगता है और क्या अच्छा लगता है उनका अच्छा लगता है। बता देना भाई, सब बता दें। 2 काम गिना दे लोग। विश्वविद्यालय इससे पहले किसी सांसद को घी लगाने से पहले 2 काम बता देना। भाई साहब आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मीडिया से बात कर रहा हूँ। उधर बात करो, उधर से बात करो। 15 लाख रुपए हम आपको हर इंसान आदमी के खाते में जाएगा। आया नहीं ये भाई साहब, हम तो डेली अकाउंट चेक करते हैं कि काश आ जाए। डेली अकाउंट? अरे भाई चेक करना पड़ता है कि शायद अडानी जैसे अंबानी जैसे लोग विदेशों में जाके करोड़ों रुपया खर्च करते थे और वहाँ के जीडीपी को मजबूत करते थे। आज अगर हिंदुस्तान मजबूत हो रहा है और करोड़ों अरबों रुपया हिंदुस्तान में खर्च हुई है तो मोदी जी के विचारों से हुई है, मोदी जी के कहने से हुई है। हिंदुस्तान मजबूत हुआ है, ये तो पहली बार मैं सुन रहा हूँ। तो हिंदुस्तान मजबूत नहीं है? कब मजबूत हुआ है ये आप ही बता दीजिए। अरे आपके पास मोदी जी कहते हैं, सुनिए क्या नाम है, सुनिए क्या नाम है? झूठ को एक लफ्जों में अगर बयान करना हो तो आप क्या करेंगे? तो सीधे हम लिख देंगे भाई, हमारा जवाब तो रहेगा नरेंद्र दामोदर दास मोदी। गोदी मीडिया तो सरकार के खिलाफ इतना कुछ बोला, आपका रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपसे बकायदा सवाल कर रहे हैं, गोदी मीडिया सवाल ऐसे करेंगे? अरे भाई साहब, इसलिए तो पूछ रहे हैं कि आप नरेंद्र मोदी गोदी मीडिया लग रहा है। कोई सवाल मेरा एक बता दीजिए जो गोदी मीडिया परिभाषित नाम पे आप जो बुलडोजर की बात कर रहे हैं, ये अल-जामियातुल अशरफिया इसलिए इस पे चला, नहीं तो हमने यही बगल में बुलडोजर ऐसे अन्याय के खिलाफ ऐसे हर किसी पे चलता सर, तो आपको लगता है कि आप बोल पाते? आजमगढ़ में औसुद्दीन ओवैसी बलिस्टर साहब के रहमो करम पे जो लोग कह रहे हैं और जिनको ये नेता मानते हैं, हम भी उनको नेता मानते हैं, उनके सपोर्ट से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतने जा रही है। फिर दिनेश लाल यादव यहाँ से सांसद बनने जा रहे हैं। नमस्कार, गोरखपुर पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ विक्की सिंह। और अभी हम लोग मौजूद हैं आजमगढ़ में और इसी सिलसिले में कवरेज के लिए आए थे, तो थोड़ा सोचे कि 2024 को लेकर थोड़ा जनता से बात कर लेते हैं और ये समझ लेते हैं कि जिस तरीके से बाई इलेक्शन 2022 में जब निरहुआ यहाँ पे उपचुनाव जीते, तो क्या लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो देश का सबसे बड़ा आम चुनाव है उस पर लोगों की क्या राय है और क्या आजमगढ़ से भाजपा ने जो उम्मीदवार फिर से उतारा है वो निरहुआ है, तो क्या जनता के लिए वो वाजिब उम्मीदवार है और पिछले 2 साल में उनके कार्यकाल में कितना विकास हुआ। और साथ में ये कि आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है और गोरखपुर को जो है वो योगी जी का गढ़ कहा जाता है। बस इसमें फर्क इतना है कि आजमगढ़ में जब बाई इलेक्शन हुआ तो निरहुआ जीते और गोरखपुर में जब बाई इलेक्शन 2018 में हुआ था तो समाजवादी पार्टी जीती थी। लेकिन बाई इलेक्शन की बात थोड़ी अलग होती है। अब मेन इलेक्शन है 2024 का लोकसभा चुनाव है, बड़ा चुनाव है और देश में प्रधानमंत्री बदलने वाला चुनाव है। तो ऐसे में लोगों की क्या सोच है, जरा समझने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका?
मोहम्मद अशरफ शेख तो एमआईएम को आप भी जिताना चाहते हैं? इंशाल्लाह। एमआईएम का गढ़ है इंशाल्लाह, यहाँ पर एकदम गढ़ है। MIM का गढ़? हाँ, एमआईएम का गढ़ है अच्छा जी। तो ओवैसी के फैन यहाँ पे भी हैं? पूरा अक्सरियत में 90%। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ सपा का गढ़ कहा जाता है, ये तो कह रहे हैं कि एमआईएम का गढ़ है। भाई कहा जाता था, दोनों में फर्क है। और लेकिन लोगों ने उस बैरियर को तोड़ दिया। उस बैरियर को तोड़ा, उस बैरियर को हम तोड़ने जा रहे हैं। और इंशाल्लाह यहाँ हरा झंडा जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का आपको हर घर पे लहराता हुआ नजर आएगा। वो वक्त दूर नहीं, क्योंकि आजमगढ़ की जनता बखूबी जान चुकी है तमाम फर्जी सेकुलरवाद को। और सीधी सीधी फाइट आने वाले वक्त में, अभी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ये देखिएगा कि विपक्ष में सबसे बड़ी भूमिका भी अगर कोई निभाएगा तो एमआईएम ही निभा सकती है। इसलिए तो कि यहाँ पे लड़ाई अब भाजपा और एमआईएम में देख रहे हैं या सपा और एमआईएम में देख रहे हैं? अभी तो सिर्फ एक पार्टी का कैंडिडेट आया है। अभी तो सभी जनता कई बार पार्टी को भी तय करती है ना कि ये पार्टी हमारे लिए बेहतर है, ये पार्टी बढ़िया सरकार चला रही। अब जैसे पीडीए में अभी पीडीओ को देखना है कि किसके पाले में सीट जा रही है, वैसे क्यास लगाई जा रही है कि यादव परिवार से ही कोई आने वाला है, क्योंकि वो अपने बाप का ये जागीर समझ बैठे हैं। और समझ बैठा है भाई, मैं खुलेआम कहता हूँ अखिलेश यादव और उनका परिवार आजमगढ़ की सीट को अपने बाप की जागीर समझ रहे हैं। इसलिए कि आजमगढ़ का ये खित्ता जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ जब जो जर्रा उठता है वो नैयर आजम कहलाता है। और उस खित्ते में एक से एक बढ़ के लीडर, एक से एक बढ़ के शख्सियत पैदा किया आजमगढ़ ने। लेकिन यादव परिवार और सैफई परिवार ये समझता है कि आजमगढ़ को नेता विहीन बनाया जाए, और नेता विहीन बनाने का जो उनका आशय है तो सीधा सीधा परिवार से किसी को भेज देते हैं। और आजमगढ़ की जनता बड़ी आसानी से, भोली भाली जनता उनके पीछे बेवकूफ़ बन के 10 साल के कार्यकाल को नरेंद्र मोदी के किस रूप में देखते हैं आप? भाई नरेंद्र मोदी जी ने किया क्या है, मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ। मैं एक युवा हूँ, मेरे लिए क्या किया, देश के लिए क्या किया, किसान के लिए क्या किया, महिलाओं के लिए क्या किया? कोई एक उनकी ऐसी उपलब्धि हो जो बता दीजिए तो मैं बात करूं उस पे कि नरेंद्र मोदी। हम गिरा दे रहे हैं। हाँ, किसानों के लिए सम्मान निधि योजना लाई, महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना लाई, देश में एक बड़े पैमाने पर शौचालय बना, और तमाम ऐसे विकास हुए जो अभी आपको मैं आंकड़ा अगर प्रस्तुत कर दूं नेट से खोल के तो आप भी कहेंगे कि हाँ चलिए ये काम हुआ है। तो कहाँ अपने घर से कर रहे हैं? तो घर से कौन सी सरकार करती है? सुनिए, जनता के पैसा से कर रहे हैं, जनता टैक्स दे रही है, हम टैक्स पे ही हैं, हम तमाम लोगों के पैसे से पूरा देश टैक्स पे चलता है सर। सुनिए, किसान जो है लगातार, अगर किसानों के हक की बात होती वाकई में, आप पिछला साल भूल नहीं सकते। और हाल फिलहाल भी आप जो स्थिति बनी हुई थी सिंधु बॉर्डर पे, हमारे किसान भाई अगर किसानों के लिए, आप किसान हैं? बिल्कुल हैं, लेकिन अब आप ये भी बता दीजिए, एमएसपी अगर एमएसपी लागू होगी तो देश को क्या फायदा होगा? देखिए, देश के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान किसानों का है। मैं मान रहा हूँ इस बात को। ठीक है, हमारा जो सारा स्ट्रक्चर है वो किसानों की बुनियाद पे ही टिका हुआ है। और जब हमारा किसान भाई जो है, हम लोग तो अब ये नहीं कह सकते कि भाई उस लेवल के किसान हैं जो एक्चुअल में किसान हैं, जो लड़ रहे हैं। हम तो बहुत दूर हो चुके हैं अब खेती बाड़ी से, ना हमारे पास अब बड़ी कोई ज़मीन जायदाद बची है, ना खेती बाड़ी बची है जिसे हम अपने आप को किसान कह सकें। लेकिन फिर भी उस परिवार में जन्म लिए हैं, और वो उस परिवार में जन्म लेने का जो दर्द होता है किसानों का, हम महसूस कर रहे हैं उस चीज़ को। बताइए क्या कह रहे थे? मोदी जी ने किया क्या है आजमगढ़ के लिए? आपका सवाल शायद हमारे भाई से यही था। 10 साल में क्या किया मोदी जी? तो मोदी जी ने क्या किया? बल्कि पूरे देश में क्या किया? मोदी जी ने पूरे देश का एक तो गौरव बढ़ाया, और आजमगढ़ के लिए विशेष क्या किया? युवा है, युवा की बात करते हैं। आजमगढ़ में कल मोदी जी विश्वविद्यालय का उद्घाटन करने जा रहे हैं। आजमगढ़ का भी उद्घाटन, आजमगढ़ में कल मोदी जी एयरपोर्ट का भी उद्घाटन करने जा रहे हैं। अभी बैठे बैठे दक्षिण के भी 3 एयरपोर्ट का उद्घाटन कर देंगे। वो तो कर देंगे। अभी बहुत जल्दी 3-4 दिन पहले गडकरी जी आए थे जौनपुर में, उन्होंने 1800 करोड़ रुपए का आजमगढ़ को रिंग रोड दिया है, जो आजमगढ़ की उन्नति और युवाओं को जल्दी से जल्दी दिल्ली और बंबई, लखनऊ जहां भी जाना चाहते हैं उनको पहुंचने में कारगर साबित होगा। किसानों के लिए क्या किया है? मेरा भाई किसान है, किसान परिवार से है, और भी यहाँ बहुत से लोग जो है जो किसान परिवार से हैं। 4 दिन पहले किसान सम्मान निधि आई है, जिससे उन्होंने अपने खेतों में खाद डालने का काम किया है। महिलाओं के लिए क्या किया? 33% का आरक्षण दिया। मोदी जी ने अपने लिस्ट में भी दिखाया कि हमारे लिए महिलाएं कितनी सम्मानित हैं। क्या क्या था आप बता दिए। अब आप महिलाओं की बात कर रहे हैं,
जिस देश में महिला सुरक्षित नहीं हो, जिस देश में मणिपुर की घटना ने पूरे सिर्फ देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने देखा, पूरी उत्तर प्रदेश एक मिनट इनकी बात, एक मिनट सुन लीजिए, मणिपुर वाला छोड़ दीजिए। उत्तर प्रदेश में हम लोग रह रहे हैं ना, उत्तर प्रदेश की एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि महिला उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश सबसे नंबर 1 पे। एनसीआरबी के आंकड़े को झुटलाएंगे रिपोर्ट जहां हो, लेकिन आप ये भी एसआरबी की रिपोर्ट भी जहां भी हो उसको भी मानने को तैयार है, लेकिन आपको भी इस बात को मानना होगा कि योगी सरकार जितनी तत्परता से, जितनी मजबूती से कार्रवाई करती है मुलजिमों पर, और आपने चेहरे को भी देख लिया होगा, आपने हमारी लिस्ट को भी देख लिया होगा। और ये तो इनकी गलतफहमी, अगर धर्म देख के कार्रवाई होती, अगर धर्म देख के कार्रवाई होती तो मदरसे से पढ़ने वाला बच्चा पुलिस भर्ती में सहयोग नहीं कर पाता, उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। आज मोदी जी का ऐलान है, योगी जी का ऐलान है कि मदरसे से पढ़ने वाला बच्चा भी सारी नियुक्तियों में, सारी भर्तियों में सिर्फ मदरसे में नहीं पढ़ाएगा, वो आईएएस भी बनेगा, पीसीएस भी बनेगा, वो डॉक्टर भी बनेगा, वो इंजीनियर भी बनेगा, वो जहाज भी उड़ाएगा। और बना जो है वो आपने क्या बनाया है? आज हमारे सहयोग से आज तक हम सत्ता में तो आए, हम सत्ता में तो आए पहले, तब देखिए क्या हम बना रहे हैं, हम क्या बना रहे हैं। आप महिला सम्मान की बात कर रहे हैं, आप महिला सम्मान की बात कर रहे हैं, किस मुंह से कर रहे हैं? मुझको शर्म आ रही है, सुनने में शर्म आ रही है कि जिस महिला को मणिपुर की घटना ने पूरी दुनिया ने देखा, मैं देश की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया ने देखा। बिल्किस बानो को कोई भूला नहीं है, जिसपे राज्य सरकार ने, गुजरात की सरकार ने जिन मुलजिमों को बाहर किया था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। और उसके लिए अब ऐसे लोग महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। आजमगढ़ का मैं बता दूं, आजमगढ़ में आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, लोग कहते हैं कि योगी जी की सरकार है तो अपराध मुक्त हुआ है देश, अपराध मुक्त नहीं हुआ है। हमारा राज्य जो है, नाम सुनते तो बुलडोजर आता है जहन में कि नहीं आता? नहीं, बुलडोजर किसके लिए आता है? तो माफिया पे चल रहा है ना। बुलडोजर के लिए मोहम्मद अहमद होना बहुत जरूरी है, और किसी के लिए बुलडोजर नहीं चलता। योगी जी का नंबर 4 पे नहीं चल रहा है, किसी के पे नहीं चलता भाई साहब। अतीक अहमद को पुलिस कस्टडी में मार दिया जाता है ना? अतीक अहमद को पुलिस कस्टडी में मार, नहीं सुनिए, ये आंकड़ा आप कहा क्या कि अगर मोहम्मद रहेगा तभी उसके ऊपर बुलडोजर चलेगा, ये तो गलत बात है। नहीं, आप बता दीजिए, कोई एक ना बता दीजिए। विकास दुबे क्या था? विकास दुबे बरामद था, विकास दुबे बरामद था। धनंजय सिंह क्या है? तो धनंजय सिंह को क्या हुई है? कोर्ट ने सजा दी है, कोर्ट ने सजा दी है। सुनिए, कोर्ट ने सजा, हम कोर्ट का सम्मान कर रहे हैं। अतिक्रमण के खिलाफ अगर कार्रवाई हो रही है तो क्या दिक्कत है? इससे तो देश का विकास ही हो रहा है ना। 2024 से पहले 2024 से पहले का कहीं अतिक्रमण नहीं था, कहीं पूरे प्रदेश में कहीं अतिक्रमण नहीं था फर्जी, बिल्कुल था ना। सरकारें हैं, कानून है, किताबें इतनी सारी ला की बनाई गई हैं, किस लिए बनाई गई? संविधान किस लिए बनाया गया? कोर्ट किस लिए? न्यायाधीश किस लिए? अगर सारा फैसला बुलडोजर करेगा फिर अदालतों में ताला लगा देना चाहिए। ले लेते हैं, सारा फैसला अगर बुलडोजर करेगा तो अदालत में ताला। मैंने शुरू किया कि शर्म आनी चाहिए, तो शर्म तो इनको आनी चाहिए कि हम अपने प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री कहने को तैयार नहीं है। जिस देश में रहते हैं उस देश के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री मानना पड़ेगा और अपनी शर्म हया को छोड़कर रोड पे आना पड़ेगा, अपनी बात को कहना पड़ेगा। आज मुसलमानों का कोई नेता नहीं है। अगर ओवैसी साहब कहीं एक बार बात उठा देते हैं तो उन्हीं को ओवैसी साहब करके करते हैं, उनका हमारी पार्टी भी सम्मान करती है। और जितने भी यहाँ दलाल घूम रहे हैं, जैसे जमाली जी ने आज सपा का दामन थाम लिया, मुबारकपुर को बोर के रख दिया। ओवैसी जमाली जी को लाए थे कि ओवैसी की बंडा बार यहाँ पार करेंगे, वो इनकी नैया पार करेंगे, वो इनको खुद मझधार में छोड़ के चले गए। इनके सहयोग से ही हम बसपा को भी छोड़, सहयोग से हम इस बार फिर यहाँ से अपना सांसद चुनने जा रहे हैं। माननीय दिनेश लाल यादव जी को फिर से यहाँ से मुबारकपुर की विधानसभा से भी जीता के भेजेंगे। काम अच्छा लगता है कि गाना काम अच्छा लगता है? आज के पहले जिनके साथ इनका सहयोग रहा हो या इनके जो नेता भाग के जिस पार्टी में गए हैं, आज तक किसी सांसद, बताता हूँ, आज तक इनके सांसद को निरहू जी के आने से विश्वविद्यालय बन रहा है। निरहू जी के आने से कहाँ है जनाब, कहाँ है जनाब, कहाँ है आप? विश्वविद्यालय नहीं, विश्वविद्यालय जो है 2016 में ही
आजमगढ़ को बना अरे हमारा सांसद ही रहा है। पास होने की मैं बात कर रहा हूँ, अलॉट हो गया था 2016 में। और आप शुरू में कह रहे हैं, सुनिए आप शुरू में आपने कह दिया कि नरेंद्र मोदी जी विश्वविद्यालय का उद्घाटन करने आ रहे हैं। हमको खुशी तब होती कि जो आजमगढ़ अल्लामा शिबली नोमानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जाना और पहचाना जाता था, जिसने आज़ादी के आंदोलन में भी इस पूरी जो दारुल मुसन्निफीन और अल्लामा शिबली नोमानी रहमतुल्लाह अलैह की जो पूरी टीम थी, जो उन्होंने सहयोग किया था। महात्मा गांधी जी यहाँ विजिट किए थे आजमगढ़ में, उस वक्त मैं दारुल मुसन्निफीन की बात बता रहा हूँ। उनके नाम से अगर विश्वविद्यालय बनता तो हमको खुशी दोगुना। ये शर्म आती है इनको शर्म आती है। हम आज शिबली अल्लामा शिबली के नाम से हम यूनिवर्सिटी के लिए हमारा सिर्फ हम ही नहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि सिर्फ मुसलमान ही उसमें हामी बर्रात, बहुत सारे नाम थे जो कंटिन्यू रिक्शा स्टैंड आजमगढ़ पे कई सालों तक आंदोलन चलता रहा। तो बाद में यूनिवर्सिटी मोदी जी के कार्यकाल से नहीं, खुद से दिनेश लाल यादव 2 साल में कोई काम नहीं किया। कौन है? कोई बिल्कुल बिल्कुल। ये कौन है? दिनेश लाल यादव नहीं जान रहे हैं? नहीं, और बताइए कुछ। मैं निरहुआ जी को जानता। हाँ, निरहुआ को जानता हूँ। निरहुआ का क्या चीज पसंद आता है? 2 साल में क्या कुछ काम किए? देखिए मैं तो डांस अच्छा लगता है और क्या अच्छा लगता है उनका अच्छा लगता है। बता देना भाई, सब बता दें, 2 काम गिना दे लोग। विश्वविद्यालय उन्होंने बता दिया। विश्वविद्यालय जिस कैटेगरी के लोग हैं उसी सोच को रखते हैं, जिनको जो पसंद आना चाहिए वो अपनी सोच बता रहे हैं। निरहु जी 24 घंटा बने रहते हैं, और जब से निरहु जी सांसद हुए हैं, मुझको नहीं पता कि इससे पहले किसी सांसद को जी लगाने से पहले 2 काम बता देना। अरे भाई साहब, आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मीडिया से बात कर रहा हूँ। उधर बात करो, उधर से बात करो। निरहु जी हमारे सांसद नहीं, पूरे आजमगढ़ के लिए जी लगाने के काबिल हैं। वो हमारा सांसद है। अगर हम किसी का सम्मान नहीं कर सकते तो हम उससे कोई उम्मीद भी नहीं कर सकते। जिस कैटेगरी के लोग होते हैं वही सोच रहती है। अगर हमारा सांसद बना है तो आज ये भाई भी जानते हैं कि अगर सांसद को किसी की जरूरत है तो आजमगढ़ में 15 दिन में, 10 दिन में, 8 दिन में उपलब्ध रहता है। इसके पहले भी 2 बार मुलायम इन्होंने कहा कि 2 साल में हमेशा जो है सांसद जी मौजूद रहते हैं क्षेत्र में। भाई मैं अपनी पर्सनल बात बता दूं कि मैं तो एक बार उनको रात चलते हुए गाड़ी में देखा हूँ। एक बार देखे? एक बार देखा हूँ मैं। केवल एक बार देखे? मैं एक बार देखा हूँ सिधारी चौराहे पे, मैं एक बार देखा हूँ। और उसके एक ही बार देखे? एक ही बार शूटिंग करते हुए। शर्म आनी चाहिए। यही निरहु जी रुक के, सुनिए, यही निरहु जी रुक के यहाँ 50 दुकानदारों से पूछ लीजिए, यही रुक के एक विकलांग आदमी को उन्होंने अपने गाड़ी के पास बुला के सहायता भी किया और कहा भी कि दुनिया के इंसानियत। भाई सुनिए, अगर वो भाई निरहुआ जी है जो वो इंसानियत के नाते अगर किसी प्रधानमंत्री जी से कितना रोजगार के लिए बात की है, बता दीजिए, उनसे पूछ लीजिए सवाल। रोजगार के लिए, महंगाई के लिए कहाँ पर उन्होंने सवाल उठाया सदन में? सरकार तो दावा करती है कि 6 साल में 6 लाख नौकरी दे दी है। एक को नौकरी बता दीजिए, मैं भी युवा हूँ, कहाँ यहाँ नौकरी? पेपर लीक हो जा रहा है, नौकरी कहाँ मिलेगी भाई साहब? यहाँ पेपर लीक हो जा रहा है। पहले में पुलिस भर्ती आ रही है। पेपर लीक के सरकार की कमी है या फिर अराजक तत्व के? नहीं भाई, बिल्कुल बेगर सरकार के हस्तक्षेप के, सरकारी आदमी के हस्तक्षेप के कैसे पेपर लीक हो जाएगा? 50 लाख जो युवा भरे थे फॉर्म, वो जब योगी जी ने फरमान ऐलान किया कि 6 महीने बाद फिर लीक हुई, एग्जाम फिर से कराया जाएगा, उनके चेहरे पे मुस्कान लौट आया, खुश हैं कि अब 6 महीने बाद फिर से होगा एग्जाम। वो जानते हैं कि उनको नौकरी मिल जाएगी। सुनिए, लेकिन शर्त ये है कि पहले हो तो कहीं फिर लीक हो गया तब क्या करेंगे? तो फिर कराएंगे। ये तो सुनिए, ये तो चुनाव का दौर चल रहा है, इलेक्शन सर पे है, तो लुभाने की कोशिश, जैसे वही वाला लुभावना है कि 15 लाख रुपए हम आपको हर इंसान आदमी के खाते में जाएगा। आया नहीं ये भाई साहब, हम तो डेली अकाउंट चेक करते हैं कि काश आ जाए। डेली अकाउंट? अरे भाई चेक करना पड़ता है कि शायद माननीय प्रधानमंत्री जी या सरकार जो है, हो सकता है गलती से हमारे ही अकाउंटों में आ जाए, लेकिन नहीं आ रहा है। हो सकता है आप में आया हो, भाई साहब में आया होगा। करोड़ों रुपया इनके पिताजी के खाते में आया। 6 लेन से जमीन एक्वायर किया जब इनके भाई साहब, सुनिए, वो हमारी जमीन थी, वो हमारी नहीं भाई, वो तो हमारी जमीन थी। नहीं भाई, सरकार ने ये कहा था कि काला धन इतना ज्यादा है, हम नोटबंदी करके, फला करके, ढका करके इतना काला धन लेकर आएंगे कि प्रति व्यक्ति। सुनिए, कहाँ आया, हम बता रहे हैं ना। काला धन कहाँ आया, किसका आया बताएं?
अडानी कहाँ है, काला धन लेके कहाँ खड़े हैं, कहाँ बैठे हैं, कहाँ काला धन है बताएं आप। अंबानी के बेटे के हाँ। प्री वेडिंग में इतने हाँ। लोग नाच रहे हैं, अभी काला धन नहीं आया। कहाँ है आप बता दें, आप बता दें। सुनिए आया मोदी जी का प्रयास है। आज अडानी जैसे अंबानी जैसे लोग विदेशों में जाके करोड़ों रुपया खर्च करते थे और वहाँ के जीडीपी को मजबूत करते थे। आज अगर हिंदुस्तान मजबूत हो रहा है और करोड़ों अरबों रुपया हिंदुस्तान में खर्च हुई है तो मोदी जी के विचारों से हुई है, मोदी जी के कहने से हुई है। आप बता सुनिए, हिंदुस्तान मजबूत हुआ है ये तो पहली बार मैं सुन रहा हूँ। तो हिंदुस्तान मजबूत नहीं है। कब मजबूत हुआ है ये बता, आप ही बता दीजिए। अरे आपके पास मोदी जी कहते हैं, सुनिए क्या नाम है, सुनिए क्या नाम है। मेरा शहबाज अनवर। शहबाज जी, मोदी जी कहते हैं कि देश जो एक मिनट, मोदी जी कहते हैं कि देश जो है विश्व गुरु बनने की कगार पे, और आप कह रहे हैं हिंदुस्तान की तरक्की नहीं। आप बताइए ना, ऐसा लग रहा है आपको? तो मोदी जी की बात से इत्तेफाक नहीं रखते? नहीं, बात से इत्तेफाक रखने की बात नहीं। वजीर आजम के हो रहा है वजीर एक मिनट वजीर आजम की बात से इत्तेफाक नहीं रखते? मैं बिल्कुल रखता हूँ, लेकिन ये बताइए ऐसा हुआ है? मैं कह रहा हूँ किसी से मैं कहूँ हेलीकॉप्टर दिलवाऊंगा एक बच्चे से तो ये हो जाएगा? तो 15 लाख ऐसे ही किसी को चूना लगाने के लिए। बोला आपने, क्या बोला? अरे भाई साहब, जो आदमी सिर्फ झूठ का पूरा पुलिंदा बांध के चलता हो, जिसको अगर झूठ की डेफिनेशन के अगर बारे में पूछा जाए कि झूठ को एक लफ्जों में कौन कौन झूठ? सुनिए भाई साहब, झूठ को एक लफ्जों में अगर बयान करना हो तो आप क्या करेंगे? तो सीधे हम लिख देंगे भाई, हमारा जवाब तो रहेगा नरेंद्र दामोदर दास मोदी। झूठ का जवाब है, डेफिनेशन है भाई, झूठ की डेफिनेशन है। उनसे बड़ा झूठा तो मैं देखा ही नहीं। क्या नाम है आपका? सुनिए, कमर कमाल मुझको कहते हैं। कमाल जी कह रहे हैं कि अगर झूठ का डेफिनेशन अगर बताना हो, लिखना हो तो नरेंद्र मोदी जी का नाम लिख देंगे। हाँ भाई, मैं बच्चों से कहूंगा कि अगर एग्जाम में आ गया कभी कि दुनिया झूठ को एक लफ्जों में आपको परोसना हो, उसको लिखना हो, उसकी डेफिनेशन लिखना हो, तो सीधे सीधे आप लिखिए नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नौकरी पा जाएंगे। सुनिए 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 भाईजान, अगर आप भीड़ में अगर आप ये बोल दें कि मोदी जी सच्चे हैं, पूरी पब्लिक हंस देती है। आप एक बार बोल के देखिए, नहीं हंसेगी तो फिर किस इंसान का सच्चा आप बताइए किस इंसान को हम तो कह रहे हैं मोदी जी सच्चे हैं भाई। अरे हम तो कह रहे हैं मोदी जी सच्चे हैं। हम तो कह रहे हैं, सुनिए, हम तो कह रहे हैं मोदी जी सच्चे हैं। आप एक सीख बात आप नहीं, ये बताइए, आप तो गोदी मीडिया नहीं है ना? आप तो गोदी मीडिया नहीं है। हम कैसे गोदी मीडिया? हम तो आपकी बात कर रहे हैं। अगर आपसे हम बात कर रहे हैं तो गोदी मीडिया का ये परिभाषा है। हमको गोदी मीडिया अरे के खिलाफ दिखाती है। गोदी मीडिया तो सरकार के खिलाफ इतना कुछ बोला, आपका रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपसे बकायदा सवाल कर रहे हैं, गोदी मीडिया सवाल ऐसे करेंगे? अरे भाई साहब, इसलिए तो पूछ रहे हैं कि आप नरेंद्र मोदी गोदी मीडिया लग रहा है। कोई सवाल मेरा एक बता दिए जो गोदी मीडिया का परिभाषित नाम करता पे हो। आप इतना खुश हो जा रहे हैं। हम तो नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं। अरे आप ही के सिर्फ नहीं, हमारे भी है भाई, संवैधानिक है वो, हमारे भी है। इसी बात की शर्म आती है हमारे लिए। शर्म इस बात पे आती है, शर्म इस बात पे आती है जब सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं कि देश में प्रदेश में शांति है, महिलाएं सुरक्षित है, नौजवान सुरक्षित है, तब शर्म आती है कि भाई बोला क्या जा रहा है। गलत बोल दिया। अरे भाई साहब, हो क्या रहा है, बोला क्या जा रहा है, और ऐसा लग रहा है। अच्छा, बुलडोजर की बात हो रही है। ये अभी मैं कवरेज दिखा दूं इसको थोड़ा सा। ये अल-जामियातुल अशरफिया यूनिवर्सिटी है। ये मुबारकपुर की ये पहचान है। ये बहुत बड़ा अदारा है। इसके पीछे जस्ट वो था, बाउंड्री थी जिसको इसी गवर्नमेंट ने गिराया था, बुलडोजर इस पे चला था। किसी को हो सकता है भाई साहब को भी याद हो, भाई साहब भी मौके पे मौजूद थे। हमारे भाई साहब इस्माइल फारूकी साहब है, ये भाजपा अल्पसंख्यक के जिला अध्यक्ष भी हैं, इसीलिए बात कर रहे हैं। तो ये भी मौके पे मौजूद थे, सहानुभूति थी। अपनी अपनी चीजें जो है कोई दिक्कत वो अलग चीज है। पॉलिटिकल जो है हमारे खिलाफात हो सकते हैं, बिल्कुल। जैसे देश में विपक्ष जरूरी है, वैसे देश में इस तरीके के लोग जरूरी हैं, भाजपा के लोग जरूरी हैं। देश में लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। तो आप जो बुलडोजर की बात कर रहे हैं, ये अल-जामियातुल अशरफिया इसलिए इस पे चला, नहीं तो हमने यही बगल में। अगर बुलडोजर ऐसे अन्याय के खिलाफ ऐसे हर किसी पे चलता सर, तो आपको लगता है कि आप बोल पाते? अगर बुलडोजर, एक मिनट, अगर एक सेकंड रुक जाए, अगर बुलडोजर ऐसे सब पे चलता सर, तो आप क्या लगता है कि लोकतंत्र में इस तरीके से खड़े होकर बोल पाते? भाई लोकतंत्र ये लोग चाहते ही कहाँ हैं? ये लोग तो खुद ही संविधान के दुश्मन है। इससे बड़ा कोई दुश्मन संविधान का ही नहीं। संविधान के दुश्मन है। संविधान के दुश्मन ना होते, अगर ये लोग संविधान के दुश्मन ना होते तो शर्म ना आती। अगर इस पे बुलडोजर चला था तो सरकार ने जांच करके अपनी रिपोर्ट लगाई थी। कितने मुसलमान नेता पूरे आजमगढ़ जिले नहीं, मुबारकपुर के माँ बाप बनते हैं जमाली और इन्हीं की पार्टी में थे। आज यहाँ से कपड़ा बदल के दूसरे में चले गए।
आए थे इनको चूस के चले गए, आए थे इनको चूस के चले गए। कितनी बार अगर विश्व प्रसिद्ध इमारत है, विश्व प्रसिद्ध धरोहर है, कितनी बार आवाज उठाया। अब मैंने कहा था एसडीएम से, एसडीएम ने कहा आप जुड़वा लीजिए, अगर जुड़वा सकते हैं, अगर किसी अधिकारी से गलती हुई है, किसी अधिकारी से अगर गलती हुई है तो उसके साथ भी एक्शन लिया जाएगा, उसके खिलाफ। एक आखिरी बात बता दीजिए, एक भाजपा मुसलमानों के साथ अगर भेदभाव नहीं कर रही है, 192 लिस्ट आ चुकी है उम्मीदवारों की, 192, एक भी मुस्लिम का नाम आप बता दीजिए। भाजपा ने केरल से एक उम्मीदवार भी हैं, उनका नाम हम हल्का मिस कर रहे हैं, केरल से डॉक्टर सलीम यहाँ पर है, बता दीजिए कितने पे मुसलमानों को लड़ाएगी। दूसरी चीजें बताएं, भाजपा ने सीधे तौर पे कहा था, भाजपा का ये दावा है कि मुस्लिम समाज हमको वोट नहीं देता, इसलिए मुस्लिम कैंडिडेट उतारने का कोई मतलब नहीं है। ये अलग अलग पार्टी का अपना अपना चीज। क्या कहना चाहिए? मुसलमानों ने वोट किया है भाजपा को, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता, मुसलमानों ने वोट किया है। लेकिन ये आप मानते हैं कि तमाम जो पार्टियां हैं वो अपने हिसाब से कैंडिडेट इस तौर पे जारी करती हैं। खुद होके किया है ये समाजवादी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, इनसे क्षुब्ध होकर मुसलमानों ने भाजपा को वोट किया है। 2022 में चूंकि मैं भी कैंडिडेट था ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से, सदर विधानसभा से मैं प्रत्याशी था, मतलब विधायक प्रत्याशी था, मैं प्रत्याशी था। मुसलमानों को ठगा गया, यहाँ पर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, अपनी रोटी सेकी जा रही है। मुसलमानों का अगर कोई भला कर सकता तो स्वयं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी कर सकते हैं, केवल कर सकते हैं मुसलमानों का भला, मुसलमानों का भला कर सकते हैं। आप क्या नाम है आपका? सबसे ज्यादा करप्शन समाजवादी सरकार में था। अगर मुसलमानों का, मुसलमान अगर हिंदुस्तान में 0.5 का भी % का भी तहफ़्फ़ुज़ अगर मान रहा है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की देन है। आप बता दीजिए, शिक्षा के नाम पे करप्शन सबसे ज्यादा, शिक्षा का मनोबल आसमान पे जमीन पे तक लाने वाला अखिलेश यादव, आज शिक्षा का मनोबल को फिर जमीन पे लाया भाजपा सरकार ने, योगी जी ने। पेपर लीक हो जा रहा है। अखिलेश की बात कर रहे हैं, इसी आजमगढ़ से 19 उर्दू अनुवादक की भर्ती हुई थी जिसमें 16 यादव थे। ये भाई उसी की बात कर रहे हैं जिसने आसमान पे पहुंचाया शिक्षा को, और हमारी सरकार ने नीचे ला दिया, क्योंकि वो 100% मुसलमानों की जगहों पे मुसलमान देखना चाहती है, और मुस्लिम मदरसों में मुसलमान नियुक्तियां देखना चाहती है, मुसलमानों की जगह पे मुसलमान को खड़ा देखना चाहती। ये उस सरकार की बात कर रहे हैं जिन्होंने हमारा हक छीन लिया। हमारे नौजवान 2024 में क्या देखते हैं आजमगढ़ में, किसकी तरफ? आजमगढ़ में असदुद्दीन ओवैसी बलिस्टर साहब के रहमो करम पे जो लोग कह रहे हैं और जिनको ये नेता मानते हैं, हम भी उनको नेता मानते हैं, उनके सपोर्ट से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतने जा रही है। फिर दिनेश लाल यादव यहाँ से सांसद बनने जा रहे हैं। क्या बात कह रहे हैं? एक चीज बता दीजिए। तो कहा जाता है कि भाजपा की भी टीम पे तौर पर काम करते हैं। अच्छा, मतलब किस आधार पे कह रहे हैं? जैसे जहाँ से समाजवादी पार्टी जो है ठीक ठाक स्थिति, एक मिनट, और मुसलमानों एक आधार बता दीजिए, जहाँ भाजपा सरकार बना ले रही है या यूपीए में बना ले रही है, 403 सीटों पे हम कितने सीट पे लड़े? 100 ही सीट, 95 सीट पे हम चुनाव लड़े थे। हम 95 सीट पे चुनाव लड़े। अगर आपको ये लगता है कि हमारे आने से भाजपा का फायदा हो रहा है, यही आप कहना चाह रहे हैं ना कि बी टीम है, तो जिन प्रदेशों में हम चुनाव नहीं लड़ते, क्या हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं है? पहले तो आप ये कह दीजिए कि हाँ आप पॉलिटिकल पार्टी हैं। पॉलिटिकल पार्टी ऑब्वियसली हम पॉलिटिकल पार्टी है ना, हम पॉलिटिकल पार्टी है तो हमको चुनाव लड़ने का अधिकार है, बिल्कुल है। हम इलेक्शन कमीशन में हम दर्ज हैं। अगर मोदी को हराना है सर तो इंडिया गठबंधन कर लीजिए ना। करे ना गठबंधन। सुनिए, लोग तो ये चाह रहे हैं कि जिस दिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से अगर जो सोकाल जो सेकुलर हैं, सेकुलर दल हैं, अगर बैरिस्टर असदुद्दीन को अपने साथ मिला लेंगे तो उनका जो क्या बोलते हैं ठेकेदारी है ना, जो मुस्लिम वोटरों को लुभाने की, वो खत्म हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तरफ मुसलमान जो है बड़ी उम्मीद से देखता है, क्योंकि जब भी कोई मुल्क में मुसलमानों के ऊपर उठाता है तो जुल्म के ऊपर अगर कोई जुल्म होता है या कुछ ऐसा नजर आता है तो सबसे पहली आवाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की मिलती है। चलिए, मुबारकपुर विधानसभा में मौजूद थे। आजमगढ़ का ये एक क्षेत्र है, विधानसभा है, और ये जानने की कोशिश की है कि आखिर यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, युवा क्या सोचता है, और आमतौर पर यहाँ पे किस तरीके के लोग जो है अपनी सोच रखते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर। और ये भी जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर कि जिस तरीके से निरहुआ ने बाई इलेक्शन जीता, क्या आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या निरहुआ की तरफ फिर से एक बार जनता उम्मीद दिखाएगी या फिर सपा की तरफ। लेकिन एक नया चीज देखने को मिला कि यहाँ पे MIM के सपोर्टर हैं और ओवैसी जी को यहाँ पे लाना चाहते हैं। तो ये देखना दिलचस्प होगा 2024 के इस चुनाव पे क्या प्रभाव पड़ता है इसका। बाकी ऐसे अन्य खबरों के लिए बने रहे गोरखपुर पोस्ट के साथ। मैं था आपके साथ विक्की सिंह।